हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12 और इसका एक टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि है परफेक्ट कंपटीशन। इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम पहला फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, परफेक्ट कंपटीशन। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये दोनों ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो टोटल 4 फॉर्म्स हैं आपके सिलेबस में, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक ओलिगोपोली। ठीक है, ये 4 फॉर्म्स हैं जिसमें से कि हमने परफेक्ट कंपटीशन कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनोपोली के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मोनोपोली क्या होता है। वैसे ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, शॉर्ट में ये सारे ही टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। मोनोपोली क्या होता है, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो जो वर्ड होता है ना, मोनो जो टर्म होता है, आई मीन प्रीफिक्स, ये अगर किसी के भी आगे लग जाता है तो उसका मतलब होता है सिंगल एक चीज़। तो मोनोपोली मार्केट क्या होता है, वैसा मार्केट, एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट जहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर हो किसी भी प्रोडक्ट का। मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, वो सिर्फ एक ही इंसान बेचता हो, एक ही फर्म बेचती हो, एक ही प्रोड्यूसर हो, एक ही सेलर हो, उसके अलावा और कोई भी ना हो। जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था, कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर किसी कंपनी का है, ये डॉम्स का है मेरे पास। ठीक है, डॉम्स के अलावा बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंपनीज होंगी, ऐसी ऐसी फर्म्स होंगी जो ऐसा ही मार्कर प्रोड्यूस करती होंगी, सेल करती होंगी। तो वो क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट के क्या है, बहुत सारे सेलर्स हैं, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। मान लो कल कोई डॉम्स वाला मार्कर बिकना बंद हो जाए, वो कंपनी शट डाउन हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या होगा, मार्कर की कमी आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी मार्कर के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। मैं और किसी फर्म का और किसी कंपनी का मतलब मार्कर ले सकती हूँ, मैं कैमलिन का भी ले सकती हूँ, नटराज का ले सकती हूँ। तो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था किसी भी प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं और साथ ही साथ उस मार्केट में एक प्रोडक्ट की क्या होती है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं। ठीक है, अलग अलग फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स दोनों ही होते हैं। पर जब हम बात कर रहे हैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल सेलर होता है, यानी कि एक बार के लिए अज्यूम कर लो अभी के लिए कि ये जो डॉम्स का क्या कहते हैं मार्कर है, सिर्फ मतलब ये जो मार्कर है ये सिर्फ डॉम्स कंपनी ही बनाती है, उसके अलावा पूरे इंडिया में या कहीं भी कोई और कंपनी प्रोड्यूस नहीं करती इस मार्कर को। ठीक है, तो यानी कि डॉम्स की क्या है, मोनोपोली हो जाएगी। वो सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, अपने मन से कोई भी प्राइस रख सकती है। बहुत सारे बायर्स हैं, सेलर सिर्फ एक ही है और साथ ही साथ इस मार्कर का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पर आपको एग्जाम्पल एक बार को दिमाग में रखना है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले सकते हो रेलवेज का। इंडिया में जो रेलवेज है ना, उसकी मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि रेलवेज का जो एक तरह से डिपार्टमेंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इंडियन रेलवेज का डिपार्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। अगर आप एयरवेज का देखो तो एयरवेज का ऐसा नहीं है, क्योंकि एयरवेज प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं। प्राइवेट आपको एयरलाइंस भी मिल जाएंगी और पब्लिक एयरलाइंस भी मिल जाएंगी जो गवर्नमेंट होती हैं, पर जो ये आपका रेलवेज है ये सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर है। तो गवर्नमेंट की क्या है, मोनोपोली है और इसका और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। क्योंकि ट्रेन एक ऐसा आपका वो माना जाता है, ट्रांसपोर्ट का वो है मीडियम, कि आप बहुत सारा सामान बल्क में इधर से उधर शिफ्ट करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ ट्रेन कर सकती है और कुछ नहीं कर सकता। तो ट्रेन का और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ उसके बायर्स हैं। बायर्स का मतलब कंज्यूमर्स, एक तरह से ट्रेन नहीं खरीद रहे हैं हम, पर कंज्यूमर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सर्विसेज को। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इंडियन रेलवेज भी एक एग्जाम्पल है मोनोपोली का। अब हम बात करते हैं, मोनोपोली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फीचर है इसका सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एक तो सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये जो आपका मार्कर है, मान लो इसकी सिर्फ एक ही फर्म है डॉम्स, तो क्या होगा, सिंगल सेलर हो गया और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, खूब सारे खरीदार हैं। तो इससे होता क्या है, जब किसी भी चीज़ का कोई एक ही प्रोड्यूसर है या एक ही सेलर है, तो
तो वो क्या करेगा, वो अपने मन का प्राइस बना लेगा। ऑब्वियस है, मान लो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, और कोई कर ही नहीं सकता या फिर करता ही नहीं है, तो आप क्या सोचोगे कि भाई मैं अपने मन से कुछ भी प्राइस रख देता हूँ, क्योंकि लोगों को तो क्या है, खरीदना ही खरीदना है ये, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लोगों को खरीदना ही खरीदना है, तो आप अपने मन से प्राइस रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर जो सेलर होता है, मोनोपोली मार्केट का जो मतलब प्रोड्यूसर है वहाँ पर, वो क्या कर सकता है, वो खुद से अपने मन से प्राइस रख सकता है, प्राइस पे कंट्रोल होता है उसका, और वो प्राइस मेकर होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। प्राइस टेकर कहाँ पर होता है, प्राइस टेकर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं। अगर एक फर्म ने कोई भी चीज़ का, इस मार्कर का प्राइस बढ़ा दिया, तो मैं क्या सोचूंगी, यार इसको छोड़ो, मैं तो दूसरी कंपनी का मार्कर ले लेती हूँ, इसने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, हम इसी के पीछे थोड़ी नहीं रहेंगे। तो कंज्यूमर इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसीलिए वहाँ पर प्राइस एक ही रहना चाहिए, मतलब फर्म खुद से नहीं डिसाइड कर सकती, उसको प्राइस मिलता है। कहाँ से मिलता है? जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेज हैं उनके इंटरेक्शन से। पर यहाँ पर क्या होता है, जो सेलर है वो खुद से प्राइस डिटर्मिन कर सकता है। ये हो गया आपका फर्स्ट फीचर कि सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेकंड आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शंस टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। यहाँ पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ नई फर्म्स की एंट्री के लिए। अब देखो, इंडियन रेलवेज में कोई एंट्री क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। चाहे तो कोई प्राइवेट कंपनी भी अपनी ट्रेन स्टार्ट कर सकती थी, हालांकि अब करना स्टार्ट कर दी हैं, जैसे अडानी ग्रुप की, और ऐसे ऐसे ट्रेन स्टार्ट हो गई हैं, पर अभी तक पहले क्यों नहीं था? इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि कुछ ना पेटेंट राइट्स होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट। आप समझ लो, अगर मान लो मैं कोई ऐसी चीज़ बनाना स्टार्ट कर दूँ, मान लो ये मार्कर ही है, अज्यूम कर लेते हैं मार्कर ही है, और मैं ये मार्कर जो प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैंने ना कॉपीराइट ले लिया है कि भाई इस पूरे कंट्री में मार्केट कह रही हूँ, मार्कर सिर्फ मैं ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मैं ही बेच सकती हूँ, तो मैंने कॉपीराइट ले लिया, तो मेरे अलावा कोई भी मार्कर को प्रोड्यूस नहीं करेगा और ना ही उसको बेचेगा। तो कुछ कॉपीराइट्स हो सकते हैं। एक तो रीज़न ये हो गया कि आपके पास कॉपीराइट है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि नई फर्म्स ना एंटर करें। एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जैसे मैं ये मार्कर जब प्रोड्यूस करती हूँ, तो मान लो कि इसमें ना कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि जब इसका प्रोडक्शन हो रहा होगा, मान लो इसमें कोई ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, या फिर कोई ऐसी खास टेक्निक यूज़ हो रही है जो सिर्फ मुझे पता है, जो सिर्फ मेरे पास है, जो सिर्फ मैं एक्सेस कर सकती हूँ। तो ऑब्वियस है, मैं किसी और को तो बताऊँगी नहीं ना, मैं तो यही चाहूँगी कि सब मेरे पास ही खरीदने आए, किसी और की कोई फर्म ही ना खुले नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ उस रॉ मटेरियल का या फिर कोई वो जो स्पेशल टेक्निक यूज़ हो रही है उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। तो इसीलिए यहाँ पे नई फर्म्स एंटर नहीं हो सकती हैं, मैं ही करूँगी और मैं अपने हिसाब से प्राइस वाइज देखती रहूँगी सब कुछ। तो दो रीजंस हो सकते हैं, या तो कि आपने पेटेंट राइट किया हुआ है, लिया हुआ है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि कोई खास टेक्निक या कुछ खास रॉ मटेरियल है जो आप ही एक्सेस कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। आपके पास कोई अलग ही स्पेशल टेक्निक है, सुपर पावर्स टाइप, तो आप ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हो और कोई नहीं करेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, और रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी तो नई फर्म्स एंटर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। पर आप इसको साथ साथ परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करते चलो, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं था, नई फर्म्स एंटर भी हो सकती हैं और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं ना वो एग्जिट भी कर सकती हैं, छोड़ भी सकती हैं अपना काम धंधा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब यहाँ पर जो ये हमारी मोनोपोली वाली फर्म है ना, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसका ना कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मतलब ये मार्कर जो है इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मार्कर का काम सिर्फ मार्कर ही कर सकता है, मार्कर का काम ना तो पेंसिल कर सकती है, ना पेन कर सकता है, ना कुछ और, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए मोनोपोली होती है। ये मतलब ये तो एक ऑब्वियस रीज़न है यार, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट होते तो फिर तो और फर्म्स आ जाती, या फिर जो कंज्यूमर है वो कहीं और चले जाते। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है। पर जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। आप जैसे सोप इंडस्ट्री का एग्जाम्पल उठा लो, डव ने अगर आपके दाम बढ़ा दिए तो आप क्या करोगे, दूसरे पे शिफ्ट हो जाओगे, लक्स पे, जो कौन से आते हैं, सिंथॉल है और संतूर है, बहुत सारे सोप्स आते हैं। तो वहाँ पर क्या था, बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल थे, पर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक की ही तानाशाही चलती है, वो जो मोनोपोली वाला प्रोड्यूसर है ना वही सारा काम धंधा देखता है, क्योंकि उसे पता है इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है, तो वो सारा काम अपने हिसाब से करता है। फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ फीचर है मोनोपोली मार्केट का। फोर्थ फीचर क्या है,
फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब फुल कंट्रोल ओवर प्राइस क्या है? ये तो ऑब्वियस है कि फुल कंट्रोल तो होगा ही प्राइस पे, किसका? मोनोपोली प्रोड्यूसर का। जैसे मैं मोनोपोली प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मेरी मोनोपोली चल रही है किसमें? इस मार्कर को प्रोड्यूस करने में। अब मैं देखूंगी कि भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है नहीं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब मैंने ये भी देख लिया कि भाई रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, मतलब अच्छी खासी, और कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता मेरे जैसे मार्कर, ठीक है, नई फर्म्स ही नहीं आ सकती, यानी कि सिर्फ मैं ही बेचने वाली हूँ मार्कर तो। और यहाँ पर एक मैं ही इकलौती सेलर हूँ, बायर्स बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूँगी, मेरा ना प्राइस पर फुल कंट्रोल होगा। मैं चाहूँ तो कुछ भी प्राइस रख सकती हूँ, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का मार्कर आप 1000 में बेच रहे हो, इतना भी हाई फाई नहीं, पर हाँ अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगी, प्राइस को फिक्स कर सकती हूँ, एक फिक्स प्राइस रख सकती हूँ, मतलब मेरा अच्छा खासा आपका वो होता है कंट्रोल उस पर, ठीक है। और इसीलिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है? प्राइस मेकर, क्योंकि वो खुद से प्राइस डिटरमिन कर सकता है, अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स हैं, अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा है, तो सब सोचते हैं कि यार हम कम से कम प्राइस रखें और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हमारे पास आए, ऐसा सोचते हैं ना। तो उस कंपटीशन के चक्कर में वो क्या करते हैं, ज़्यादा भी कम नहीं कर सकते, ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उनको प्राइस मिलता है। और कहाँ से मिलता है? मार्केट फोर्सेस से, जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं उनसे। तो वो खुद से डिटरमिन नहीं करते, पर यहाँ पर मैं जो मोनोपोली प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद से तय कर लूँगी कि ये जो मार्कर है मुझे कितने में बेचना है, 10 में बेचना है, 15 में, 25 में, 50 में, ठीक है। ये हो गया फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब इसका एक लास्ट फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? देखो नाम से समझ आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। जब हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं सोशल स्टडीज़ में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कास्ट के बेसिस पर भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पर भेदभाव। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? प्राइस के बेसिस पर भेदभाव। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस के बेसिस पर कैसे हम भेदभाव कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चलता है अच्छा खासा, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चलता है, कहाँ पर? मोनोपोली में। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कि मेरी मोनोपोली है। मैं चाहूँ, अगर मैं सोचती हूँ कि यार इस इंसान को मैंने ये मार्कर दे दिया है 15 रुपये में, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं दूसरे कंज्यूमर को यही मार्कर 20 रुपये में भी दे सकती हूँ। किसी को मैं 30 में दूंगी, किसी में 10 में भी दे सकती हूँ। तो मेरी क्या है, मेरी तानाशाही चलेगी, यहाँ पर मेरी मोनोपोली है, मेरा फुल कंट्रोल है प्राइस पर, तो मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जब हम अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग चार्ज करते हैं पैसे, ठीक है, और प्राइस के बेसिस पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है इन केस ऑफ मोनोपोली मार्केट, पर परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी इंसान से 10 रुपये में बेच दिया है मार्कर, परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपने किसी को 10 रुपये में बेच दिया और दूसरे को अगर आपने 12 में भी बेचा, तो वो 12 में जो आप जिसको बेच रहे हो वो इंसान आपसे नहीं लेगा। वो क्या कहेगा कि भाई तू अपना मार्कर अपने पास रख ले, मेरे पास और भी सारी फर्म्स हैं, और भी सारी दुकानें हैं, मैं तो वहाँ से ले लूँगा, तू अपना मार्कर अपने पास रख। वो ऐसे कह के आपको चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पर मोनोपोली में उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, आप मतलब मोनोपोली है, एक ही दुकान है भाई, इसी से हमको मार्कर लेना पड़ता है, और कहीं मार्कर मिलता ही नहीं है, या फिर और किसी कंपनी का मार्कर ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तो ये थे आपके कुछ फीचर्स, और इन्हीं फीचर्स को मिला करके एक अच्छी खासी आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। ये तो एक सिंगल लाइन डेफिनेशन थी कि मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आप और भी अच्छी खासी डेफिनेशन बना सकते हो, जो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, लास्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि इस वाले मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है। हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़ा था कि डिमांड कर्व कैसा होता है। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो इस तरीका था हमारा परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व। ये क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस होता है, फिक्स्ड प्राइस मिल जाता है ना, ठीक है, एक ही प्राइस पे बेचना है, और जो प्रोड्यूसर है वो कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकता है, OQ1, OQ2, OQ3, वो उसके हिसाब से है, पर प्राइस उसने वही रखना है, क्योंकि अगर उसने प्राइस को थोड़ा सा इधर उधर किया तो भाई उसके कंज्यूमर्स भाग जाएंगे। पर इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, इस केस में अभी हम आपको बताते हैं क्या होता है। ये है y एक्सिस और ओरिजिन x एक्सिस। अब देखो यहाँ पर अभी वैसे अगर लॉजिक लगाया जाए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यहाँ पर
सेलर का, जो मोनोपोली प्रोड्यूसर है, उसका फुल कंट्रोल होता है ओवर प्राइस। वो प्राइस अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है। तो कायदे से तो प्राइस कुछ भी हो सकता है भाई, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, 1000 रुपये, है ना, कुछ भी हो सकता है। वो कितनी भी क्वांटिटीज़ बेच सकता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो फुल कंट्रोल ओवर प्राइस बोला था मैंने, इसका मतलब ये था कि वो कोई एक प्राइस ना फिक्स कर देगा, फिर उससे चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर उसने ये मार्कर 10, वैसे मान लो 10 रुपये की कीमत है इस मार्कर की, पर उसने सोचा कि मैं 60 में बेचूंगा, तो वो 60 रुपये फिक्स कर देगा, उसके बाद वो शिफ्ट नहीं होगा वहाँ से। तो जो क्वांटिटी उसको बेचनी है वो उसको जो नंबर ऑफ़ बायर्स है ना, उस पर डिपेंड करेगी कि अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटीज़ बेचनी है तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा कम कर देगा। अगर उसको कम क्वांटिटीज़ बेचनी है तो वो प्राइस बढ़ा देगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये हो गया डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली मार्केट। ये है आपका यहाँ पर OP1 प्राइस, जहाँ पर आप OQ1 क्वांटिटीज़ बेच रहे हो। ठीक है, OP1 प्राइस पे आप OQ1 क्वांटिटीज़ बेच रहे हो। अब वो सोचता है कि यार मुझे ना थोड़ी सी और वो बढ़ानी है, अपनी जो सेल है वो बढ़ानी है, ज़्यादा क्वांटिटीज़ बेचनी है। तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, वो ये नहीं सोच सकता कि भाई मैं OP1 प्राइस पे ही ज़्यादा बेच दूँ। वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यार कंज्यूमर्स में थोड़ी तो अकल होती है। अगर आप 60 रुपये का सामान भले ही 65 में बेचो तो ठीक है, 70 में भी बेच दो, पर ऐसा नहीं है 60 का आप 100 में बेच रहे हो। इतना भी ज़्यादा कोई नहीं करता है ना, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, रैशनल बीइंग है, वो थोड़ा सोच समझ से काम लेता है, समझदारी से काम लेता है। तो वो क्या करेगा, वो खरीदना बंद कर देगा। और इसी चक्कर में ये जो हमारा मोनोपोली प्रोड्यूसर है वो सोचेगा कि नहीं, अगर मेरी फिर सेल कम होगी तो मुझे लॉस होगा। ऑब्वियस है, अगर मेरा सामान ही नहीं बिका तो मुझे मेरा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटीज़ को, जो क्वांटिटी वो बेच रहा है उसको बढ़ाने के लिए प्राइस को कम करेगा। और जब वो प्राइस कम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटीज़ क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो प्राइस कम हुआ, P1 से P2 हो गया, क्वांटिटीज़ OQ1 से OQ2 हो गई। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिमांड कर्व in monopoly market is downward sloping। यहाँ पे कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखना है, क्वांटिटी सोल्ड, कि जितनी क्वांटिटीज़ बिक रही हैं और जितना उसका प्राइस है, उन दोनों के बीच में क्या है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। मान लो किसी कोई मोनोपोली प्रोड्यूसर है, मान लो मैं हूँ, मैंने मार्कर का प्राइस रख दिया 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये मान लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि यार इस 60 रुपये में मैं बेच रही हूँ इसकी 100 क्वान्टिटीज़, मतलब 100 मार्कर बेच देती हूँ 60-60 रुपये के। ठीक है, अब मैंने सोचा कि यार मुझे थोड़ी सी सेल बढ़ानी है, तो मैंने सोचा कि 50 मार्कर्स, मतलब 50 और बढ़ा दूँ, यानी कि 150 मार्कर्स मेरे को बेचने हैं। तो वो मैं यार 60 रुपये पर नहीं बेच सकती, मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, मान लो इसको 45 कर दिया, तो प्राइस कम करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर क्वांटिटी। ठीक है, जो आप बेचना चाहते हो। तो आपको ये हमारा क्या हो गया, 100 से 150 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें वर्क करती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मोनोपोली मार्केट का, आपका ये जो कर्व होता है, डिमांड कर्व। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके फीचर्स मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। और इन्हीं फीचर्स को मिला के आप अच्छी खासी डेफिनेशन बना सकते हो। डेफिनेशन क्या बन सकती है, जैसे कि मोनोपोली इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज़ ओनली सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो कि देयर आर some restrictions, some natural, legal and technical barriers to the entry of the firms। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो कि जो यहाँ पर जो फर्म होती है, अ मोनोपोली फर्म इज़ अ प्राइस मेकर एंड इट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। तो ये सारी ही चीज़ें आप इसमें जितने भी फीचर्स हैं आप इंक्लूड कर सकते हो। और ये एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि अ मोनोपोली फर्म कैन ऑल्सो प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये हमने लास्ट फीचर जो पढ़ा था। तो ये सारी ही चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। अब बात आती है कि ये मोनोपोली मार्केट अराइज कहाँ से होता है, मतलब क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर
फर्म की, सेलर की, प्रोड्यूसर की मोनोपोली हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डज मोनोपोली अराइज, क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से मोनोपोली हो जाती है। तो उसके देखो कुछ 4 बेसिक रीजंस हैं, कॉजेज, कोई ऐसे रीजंस हैं जो मोनोपोली कॉज करते हैं। ठीक है, पहला आपका रीज़न है गवर्नमेंट कंट्रोल, या फिर जिसको आप और कुछ कह सकते हो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। ठीक है, कुछ भी एक टर्म यूज़ कर लो, गवर्नमेंट कंट्रोल या फिर गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। देखो कोई भी, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो लाइसेंस चाहिए होता है हमको गवर्नमेंट से कि हम इस चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, और सारी चीज़ें उसके बारे में बतानी होती है कि ये रॉ मटेरियल यूज़ होगा, अगर हम इस रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, या जो भी चीज़ें हैं हमको सब बताना पड़ता है, तो हमको लाइसेंस मिल जाता है। अब गवर्नमेंट क्या सोच सकती है कि गवर्नमेंट, मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि इस मार्कर के प्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ही कंपनी को लाइसेंस दूंगी, सिर्फ एक ही कंपनी को लाइसेंस दूंगी, जिससे कि कोई और उसका प्रोडक्शन ना कर पाए। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है। या फिर गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ना जो प्रोडक्शन है वो कम करना है, धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट करना है, तो क्या होगा, वो दूसरी फर्म्स को लाइसेंस देना बंद कर देगी, जिससे कि उस जो प्रोडक्ट है, आपका गुड है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या फिर उसकी जो सेल है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट का ये जो कंट्रोल होता है ना लाइसेंसिंग पर, लाइसेंस देने पर, इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, मोनोपोली क्रिएट कर देती है। मान लो जैसे आप देखो ये जो टोबैको वगैरह वाला इंडस्ट्री है, इतने सारे टोबैको होते हैं और सबको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, गवर्नमेंट इनको बैन नहीं कर रही है, पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि किसी एक फर्म की मोनोपोली कर सकती है, बाकी सबको बैन करके, या फिर बाकी सब सारी नई फर्म्स को रिस्ट्रिक्ट करके कि भाई नहीं, तुम नहीं आ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर उस टोबैको की आपकी प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी भी आ जाएगी, ऑफ कोर्स सेल में कमी आएगी, या फिर उस तरह के गुड में आपके प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, और या फिर सेल में कमी आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट लाइसेंसिंग के थ्रू मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। दूसरा आपका आता है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स के बारे में अभी मैंने डिस्कस भी किया था। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ कॉपीराइट आप समझ लो। कॉपीराइट सबको पता है ना कि इस चीज़ पे सिर्फ हमारा ही हक है। तो जब भी हम किसी नए चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, वो क्या होता है, मान लो मैंने कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, जैसे कि ये मार्कर, तो मैं चाहूँ तो पेटेंट राइट ले सकती हूँ इसका। पेटेंट राइट मतलब कि मैं ये लीगली बता सकती हूँ कि भाई मैंने ये ऐसा ऐसा मार्कर बनाया है, और इस शेप का मार्कर, इस डिज़ाइन का मार्कर, इस कलर का मार्कर या इस तरीके का मार्कर और कोई नहीं बनाएगा, इस पर सिर्फ मेरा कॉपीराइट है और मैं ही बना सकती हूँ। तो क्या होगा, मेरी मोनोपोली हो जाएगी। एक तो ये हो गया। या फिर मैं इस मार्कर को बनाने की टेक्नोलॉजी पे भी आपका पेटेंट राइट ले सकती हूँ। उससे क्या होगा, जो भी मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ इसको बनाने में, वो टेक्नोलॉजी कोई और यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो बात तो वही हुई ना, उसका रॉ मटेरियल पे पेटेंट राइट ले लो आप, उसकी टेक्नोलॉजी पे पेटेंट राइट ले लो, या उस तरह की डिज़ाइन, उस प्रोडक्ट का जो शेप है, उसका कलर है, उस पर पेटेंट राइट ले लो। तो इससे क्या होगा, उस तरीके का आपका उस पर कॉपीराइट हो जाएगा, और कोई फर्म उस तरीके का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, उस तरीके के गुड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो मेरी मोनोपोली हो जाएगी, भाई कोई और प्रोडक्ट और कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। थर्ड है आपका कार्टेल। अब ये कार्टेल क्या है, ये आप लोगों के लिए एक नया टर्म हो सकता है। कार्टेल क्या है, कार्टेल एक ग्रुप होता है बहुत सारी फर्म्स का। ठीक है, कार्टेल एक बहुत सारी फर्म्स का ग्रुप होता है। मान लो ये काफ़ी सारी फर्म्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग कंपनी हैं 5। इन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया, और ये अपनी दादागिरी चलाते हैं। ठीक है, अपनी ही दादागिरी चलाती हैं, अपनी मर्जी से सारे काम करती हैं, सब मिल करके। ठीक है, सब इकट्ठे मिल करके, ये नहीं अलग अलग, सब इकट्ठे मिल करके कार्टेल फॉर्म कर लिया और अपना काम करते हैं। तो इन लोगों की मोनोपोली होगी ना। जैसे मान लो आप जैसे बाहर कहीं खेलने जाते हो, पार्क में खेलने जाते हो, तो कुछ एक बच्चे लोगों का ग्रुप होता है, वो अपनी दादागिरी चलाते हैं, होता है कि नहीं। वो अपना 4-5 लोग अपना ग्रुप बना लिए, सब अपने हिसाब से करवा रहे हैं कि नहीं भाई तुम यहाँ नहीं खेलोगे, तुम ये वाला गेम नहीं खेलोगे, तुम शाम को आया करो, तुम रात को आया करो, हम सुबह खेलते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने क्या किया, एक कार्टेल फॉर्म कर लिया है, वो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, सब कुछ अपने हिसाब से करवा रहे हैं। तो ये जो कार्टेल है ना, इस कार्टेल अगर कुछ
नंबर ऑफ फर्म्स क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और उस कार्टेल बना लेते हैं, तो वो क्या होती है, उनकी मोनोपोली हो जाती है और वो अपने हिसाब से सारे काम, प्राइस वगैरह जो भी उनको क्वांटिटी बेचनी है वो सारे काम अपने हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अब आप सोचोगे, मैंने अभी बताया कि मोनोपोली में तो सिर्फ एक ही फर्म होती है, तो यहाँ पे ये 5 फर्म्स कैसे आ गई, यानी कि ग्रुप कैसे फॉर्म होगा जब फर्म ही एक है। तो ये क्या होता है, अगर फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 5, 6, 10 इतनी सी, उस केस में मोनोपोली हो सकती है उनकी, अगर वो ग्रुप फॉर्म कर ले। और अगर वो ग्रुप फॉर्म नहीं करती हैं, अपना अपना अलग अलग चलाती है, तो परफेक्ट कंपटीशन वाला सीन होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो पर परफेक्ट कंपटीशन भी इतना नहीं होगा, कंपटीशन होगा, परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ फर्म्स हैं, मतलब कुछ ही हैं, ना तो मोनोपोली है कि एक ही हो, ना ही परफेक्ट कंपटीशन है कि बहुत सारी हो, कुछ ही हैं 10-12 ऐसे। तो यहाँ पे अगर वो ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं, कार्टेल बना लेती हैं, तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल पेटेंट राइट्स, कार्टेल और आपका गिफ्ट ऑफ नेचर। गिफ्ट ऑफ नेचर मतलब मान लो ऐसी कोई चीज़ है जो किसी एक ही इंसान या एक ही फर्म के पास है, कोई भी नेचुरल चीज़ जिससे वो प्रोडक्शन करता है, तो भाई उसकी तो मोनोपोली हो जाएगी ना, सिर्फ वही बेचेगा वो चीज़। जैसे कि मान लो हम ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या करती हैं, ईरान, इराक, रशिया बोल रही हूँ, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया, इन लोगों से पेट्रोलियम खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी काइंड ऑफ मोनोपोली है दो तीनों लोगों की, मतलब दोनों तीनों कंट्रीज़ की, आई मीन, क्योंकि वहीं पर ये पेट्रोलियम क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। अब क्या होता है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स अपने आप से बना थोड़ी सकते हैं, जहाँ पर है वहाँ पर है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, तो उन्हीं से ही खरीदना पड़ता है। और जब वो चाहे तो प्राइस थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, थोड़ा कम भी कर देते हैं अपने हिसाब से, है कि नहीं। जब वो बढ़ाते हैं तो हम थोड़ी कम क्वांटिटी खरीद लेते हैं, और जब वो कम करते हैं तो हम ज़्यादा खरीद लेते हैं, ऐसा होता है। तो उनकी मोनोपोली है, उन लोगों ने कार्टेल काइंड ऑफ फॉर्म कर लिया, उनकी मोनोपोली है, क्योंकि उनके पास वो नेचुरल गिफ्ट है, उनके पास ही है पेट्रोलियम। जैसे कोई एक चीज़ होगी जो सिर्फ इंडिया के पास होगी, इंडिया में ही प्रोड्यूस होती होगी, कोई भी ऐसी नेचुरल चीज़ मान लो, जैसे कि लेट अस सपोज वीट का मान लो, ठीक है। तो वीट नहीं, एक्चुअली मिल्क लेकर के चलो, क्योंकि मिल्क में अभी रिसेंटली इंडिया ने टॉप किया है मिल्क के एक्सपोर्ट में, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में हुआ है। तो मान लो कि ऐसा हो कि मिल्क कहीं और होता ही ना हो, किसी भी कंट्री में सिर्फ इंडिया में होता हो, तो इंडिया की मोनोपोली हो जाएगी कि नहीं, वहाँ मिल्क क्या है, एक काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने हैं आपको पॉइंट्स, जिनकी वजह से मोनोपोली अराइज हो जाती है। ठीक है, तो मोनोपोली क्यों अराइज होती है, या तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट लाइसेंस किसी एक ही बंदे को दे देगी कि भाई तू ये चीज़ बना और किसी को नहीं बनानी है। पेटेंट राइट्स की, मैंने कोई भी चीज़ बनाई तो मैंने उसका कॉपीराइट ले लिया कि मेरे अलावा कोई बना ही नहीं सकता है। कार्टेल मतलब 4-5 लोगों ने मिलकर के अपनी मोनोपोली कर ली, अपनी दादागिरी चलाते हैं। और गिफ्ट ऑफ नेचर मतलब कि कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल थिंग है जो आपके यहाँ ही प्रोड्यूस होती है, आप ही प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आपकी मोनोपोली हो जाएगी। तो ये हो गया मोनोपोली मार्केट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ लिया, मोनोपोली पढ़ लिया, अब आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा कि 2 वर्ड से मिलकर के बना है। मोनोपोली से लिया गया है मोनोपोलिस्टिक, और परफेक्ट कंपटीशन से लिया गया है कंपटीशन। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ये मान लो हमने अभी पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, ये था हमारा मोनोपोली, इन दोनों को मिला के बना दिया गया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आप ये कह सकते हो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इन दोनों के कुछ मिले जुले फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ लिया है, मोनोपोली भी पढ़ लिया है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ना समझना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों के फीचर्स पता हैं। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? It is a form of market in which there are many buyers and sellers of the product. इसमें many buyers होते हैं और sellers भी होते हैं किसी भी product के, but the product of each seller is different from each other. जो product होता है ना, वो जैसे ये कोई सेलर है और मैं कोई सेलर हूँ, तो हम दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। हम दोनों के ही प्रोडक्ट्स के बहुत सारे बायर्स हैं और हम दोनों के ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स हैं, पर हम दोनों का प्रोडक्ट आपस में डिफरेंट होगा, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट इज़ डिफरेंशिएटेड। जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं ना, वो डिफरेंशिएटेड होता है। अब डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? डिफरेंशिएटेड मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है ना,
मतलब वो जो प्रोडक्ट है, एक तरह से आप ये समझ लो प्रोडक्ट सेम भी है और अलग भी है, अलग अलग है और सेम है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी साथ साथ में बताती जाऊंगी, पर ये समझ लो अभी के लिए जो प्रोडक्ट है ना वो डिफरेंशिएटेड है। और डिफरेंशिएशन होता किससे है, डिफरेंशिएशन किससे होता है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट किससे बनता है। एक्चुअली डिफरेंशिएशन थ्रू ट्रेडमार्क, या तो जो आपके ट्रेडमार्क्स होते हैं ना, या फिर आपका ब्रांड नेम, कोई आप ब्रांड नेम रख लो, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। जैसे कि कोई एक साबुन बेच रहा है, उसका नाम रख दिया उसने डव, सेम एज इट इज़ थोड़ा सा सेम साबुन कोई और है, उसका नाम रख दिया उसने लक्स। तो ये क्या है, दोनों ही प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है पर डिफरेंशिएटेड हैं, अलग अलग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये किस लिए है, ब्रांड नेम की वजह से, ठीक है। ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क कह लो, तो ब्रांड नेम की वजह से ही डिफरेंशिएटेड है। ब्रांड नेम सबको पता है कि भाई लक्स लक्स है और डव डव है, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, और डिफरेंशिएशन होता किस बेसिस पर है, किसके थ्रू, ट्रेडमार्क के थ्रू या फिर आपका ब्रांड नेम के थ्रू, ठीक है। अब अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, इट इंक्लूड्स फीचर्स ऑफ बोथ। किस किस के फीचर्स ये इंक्लूड करता है, शॉर्ट में लिख देती हूँ। एक तो आपका, चलो पूरा ही लिख देते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का फीचर और आपका मोनोपोली, दोनों के ही फीचर्स ये इन्वॉल्व करता है, तभी इसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोनों को मिला करके बन गया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इन दोनों के फीचर्स क्या क्या हैं, देखो परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में आपने क्या पढ़ा है, मोनोपोली में क्या है, सिर्फ एक आपका सेलर होता है, यानी कि सिर्फ एक सेलर की मोनोपोली होती है, उसके पास पावर होती है प्राइस की। तो मोनोपोली की वजह से क्या होगा, यहाँ पर seller has some control over the price, ठीक है, some control over the price। और क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल है उसके पास प्राइस पर, तो it has मोनोपोली पावर्स, तो इसीलिए उसके पास क्या हो जाएंगी, मोनोपोली पावर्स हो जाएंगी। और कंट्रोल क्यों है, आप ये देखो, कंट्रोल इसीलिए है क्योंकि डव जो फर्म है, डव ब्रांड, हम यहाँ पर ब्रांड ज़रूर इंक्लूड करेंगे, ब्रांड को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ब्रांड का ठप्पा लग गया है। तो अब डव जो है, डव नाम से और कोई कंपनी नहीं आ सकती है ना, डव नाम से और कोई फर्म नहीं होगी, उस पर ब्रांड लग गया है कि ये इस तरीके का साबुन डव का ही है। अब वो क्या करेगा, अपनी मोनोपोली पावर्स दिखाएगा कि भाई मेरा साबुन जो है वो ऐसा है, तो मतलब इस तरीके का साबुन सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ और कोई नहीं बेच सकता, ठीक है। तो उसकी मोनोपोली हो गई, उसके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल भी है। तो ये तो हो गया मोनोपोली का फीचर। अब परफेक्ट कंपटीशन का क्या फीचर है, मैनी सेलर्स सेल सेम प्रोडक्ट, जितने भी सारे सेलर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप डव की बात करो, लक्स की बात करो, संतूर की बात करो, तो ऑलमोस्ट सबके ही सेम प्रोडक्ट हैं, कुछ खास डिफरेंस तो लगता नहीं है, ठीक है ना। किसी भी साबुन से नहा लो, तो बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इट अराइजेज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। और क्योंकि कंपटीशन अराइज हो जाता है, तो इससे क्या होगा, सेलर हैज़ नो फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन अराइज हो गया है, तो जो भी सेलर है उसका फुल कंट्रोल नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि इट हैज़ सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, कुछ होता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल है प्राइस पर फुल कंट्रोल नहीं है। फुल कंट्रोल किस में था, मोनोपोली में, है ना। और परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रोल है, यानी कि बीच का हिस्सा है, बीच का आपका है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसीलिए ये क्या करता है, दोनों तरह के आपके वो शेयर करता है फीचर्स। तो ये देखो यहाँ से इतना सारा, ये जो फर्स्ट और सेकंड वाला पॉइंट है यहाँ तक का, ये तो किसके फीचर्स हो गए, आपके मोनोपोली के, ठीक है। कि यानी कि थोड़ा बहुत कंट्रोल है भी और मोनोपोली पावर्स भी हैं। कि और मोनोपोली पावर्स किसकी वजह से मिली हैं, ये याद रखना है, ब्रांड नेम की वजह से मिली है, ठीक है। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको बताते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, कि भाई बहुत सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं
और इससे क्या हुआ है, कंपटीशन अराइज हुआ है। कंपटीशन अराइज होने की वजह से उन सेलर्स के पास फुल कंट्रोल नहीं रहा है प्राइस के ऊपर, थोड़ा बहुत कंट्रोल रह गया है, थोड़ा बहुत कंट्रोल है। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली जो फर्म्स होती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हैज़ पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। पार्शियल कंट्रोल, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। जो मोनोपोली है उसकी तरफ फुल कंट्रोल भी नहीं होता और परफेक्ट कंपटीशन की तरह भी नहीं कि बिल्कुल ही कंट्रोल ना हो, पार्शियल कंट्रोल होता है। तो इसीलिए ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो ये सारे आपको, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग है, पर यहाँ मैं बोल रही हूँ कि मैनी सेलर्स सेल सेम प्रोडक्ट। तो ये कैसे हुआ, देखो प्रोडक्ट तो सेम है, सेम ऑलमोस्ट है, सेम या फिर आप सिमिलर लिख लो यहाँ पर कि सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, साबुन ही हैं सारे, पर वो डिफरेंशिएट कैसे हो गए हैं, थ्रू ब्रांड नेम या फिर ट्रेड मार्क्स। तो इसीलिए ये कहलाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये सारी ही चीज़ें आपने याद रखनी हैं। अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स की। अब अगर हम फीचर्स की बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, तो कुछ फीचर्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, और ये जो फीचर्स हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि कुछ मिले जुले फीचर्स मिलेंगे, यानी कि आपको परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स मिलेंगे और मोनोपोली के भी फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों का एक काइंड ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का वो है, मतलब फॉर्म है। तो आपको परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स मिलेंगे और मोनोपोली के भी फीचर्स मिलेंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स किस में होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। और मोनोपोली में तो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो होते हैं पर सेलर सिर्फ एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। यहाँ पर बायर्स भी खूब सारे होते हैं और सेलर्स भी खूब सारे होते हैं। और जो सेलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आपका सेल करते हैं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और क्योंकि ये जो सेलर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पर क्या है, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अगर वो बेच रहे हैं तो इससे क्या होता है, उनका जो शेयर होता है ना मार्केट में वो कम होता है। एक तो उनकी फर्म का साइज़ भी कम है, फर्म का साइज़ भी स्मॉल होता है और साथ ही साथ मार्केट शेयर भी कम होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अभी मैंने बताया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि वो जितनी भी फर्म्स हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ही बेच रही हैं। प्रोडक्ट सिमिलर है पर डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड किस बेसिस पर है, आपके ट्रेडमार्क्स हो गए या फिर आपका ब्रांड नेम हो गया, उस बेसिस पर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड है। और यहाँ पर जितनी भी राइवल फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बेसिकली कि जो राइवल फर्म्स हैं, मतलब अलग अलग फर्म्स हैं, वो क्या कर रही हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, वो कैसे हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते तो एक को छोड़ करके दुनिया दूसरे पे मरी जाती, फिर बाकी कंज्यूमर्स उसी को ले लेते, पर नहीं, वो क्या है, उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड रहता है, अलग अलग हैं पर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे कि क्लोज सब्स्टिट्यूट का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टूथपेस्ट ले लो, अगर आप कोलगेट उठा लो और पेप्सोडेंट उठा लो, ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर हैं पर डिफरेंशिएटेड हैं, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के पर क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक, ये आपने याद रखना है। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, इनसे कुछ बातें और निकल करके आती हैं हमारे सामने। कुछ बातें ये हैं कि यहाँ पर क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स हैं पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब ये है कि वो जो आपकी जो फर्म्स हैं ना, उनकी मोनोपोली तो है पर पूरी मोनोपोली पावर उनके पास नहीं है। पूरी मोनोपोली पावर क्यों नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास जो प्राइस पे कंट्रोल है ना वो भी पूरा नहीं है, वो पार्शियल कंट्रोल है। पार्शियल अभी हमने पढ़ा था, पूरा कंट्रोल वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मतलब एक ही फर्म तो है नहीं मोनोपोली की तरह, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास बिल्कुल ही कंट्रोल ना हो क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पर पार्शियल आपका कंट्रोल रहता है प्राइस पर, ठीक है।
और पार्शियल ही मोनोपोली पावर होती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। इसकी वजह से अभी मैंने जस्ट बताया कि क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, तो यहाँ पर जो किसी भी फर्म का डिमांड कर्व होता है ना, वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक होता है। मतलब जो डिमांड कर्व आपका बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब ऐसा बनेगा इसका मतलब क्या है, अगर इतना प्राइस है और इतना क्वांटिटी है, प्राइस अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो क्वांटिटी में ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा, राइट। या फिर प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो क्वांटिटी में ज़्यादा डिक्रीज़ आएगा, ये आप देख रहे हो। यानी कि जो डिमांड कर्व है वो हाईली इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है। तो इसीलिए यहाँ पे हर फर्म का, पूरे मार्केट का भी डिमांड कर्व और हर फर्म का भी डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक होता है, ये आपने याद रखना है। एक और पॉइंट आता है कि क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, ये जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आप ये लिखते जाओ लाइन से, ठीक है। क्लोज सब्सटीट्यूट्स क्योंकि यहाँ पर है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, इससे क्या होगा, कंज्यूमर का वेलफेयर बढ़ेगा, कंज्यूमर की चॉइस बढ़ जाती है कि भाई मैं कौन सा साबुन लूँ, इतने सारे साबुन है, कौन सा टूथपेस्ट लूँ, कौन से मसाले लूँ, ये सब चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन किस बेसिस पर होता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे आप कोलगेट के इंग्रेडिएंट्स देखो, पेप्सोडेंट के, या फिर कौन सा आता है क्लोजअप, उसके इंग्रेडिएंट्स देखो, दोनों के कुछ कुछ अलग होंगे, सेम भी होंगे सिमिलर, पर कुछ कुछ अलग होंगे, तो इसी से ही तो डिफरेंशिएट हो रहा है। साथ ही साथ ब्रांड नेम से डिफरेंशिएट हो रहा है। पर क्या होता है, यूजुअली कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फेक डिफरेंशिएशन दिखाते हैं और कंज्यूमर को नहीं पता होता कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये रियल है या फेक है। वो ऑलमोस्ट सेम तरह की चीज़ बना करके आपको अलग ब्रांड से लॉन्च कर देते हैं और प्राइस भी अगर मान लो हाई कर दिया या जो भी है, तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि कंज्यूमर को नहीं पता होता, तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पर पॉसिबल है। अब नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है सेलिंग कॉस्ट में देखो, हमारी जितनी भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है ना, वो सेलिंग कॉस्ट में ही इंक्लूड होती हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट हमको और उसकी सेल बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं, उसका और प्रमोशन करते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगवा दी, या फिर किसी अच्छी पार्टी में उसका एक अच्छा खासा प्रमोशन कर दिया, या फिर पैम्फलेट्स बंटवा दिया। बहुत सारे तरीके हैं प्रमोशन के। तो ये जो भी एडवर्टीजमेंट की और प्रमोशन की कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट में आती है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है आपकी। ऑब्वियस है, ये सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेलिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। पर साथ ही साथ जब आप एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, एक जो कंज्यूमर है ना, वो ब्रांड लॉयल्टी डेवलप कर लेता है। ये सोचता है कि यार ये अच्छा खासा ब्रांड लग रहा है, इसका बड़ा ऐड आता है। आप देखते नहीं हो, कोई भी चीज़ हो, यार इसका बड़ा ऐड आता है, हम तो ये वाली चीज़ लेंगे, ये वाली कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे, नई लॉन्च हुई है, इसका बहुत ऐड आ रहा है आजकल, ऐसा होता है। तो हम ब्रांड लॉयल्टी डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि बाद में क्या होता है, अब फिर क्या हुआ, उन्होंने कंज्यूमर का भरोसा जीत लिया। कंज्यूमर का जब भरोसा जीत लिया, कंज्यूमर उसी के पास जाएगा, वही प्रोडक्ट खरीदेगा। तो जो प्रोड्यूसर है ना, उसकी सारी कॉस्ट मतलब काफ़ी थोड़े से टाइम में इनकर हो जाती है। जो भी उसका खर्चा हुआ था एडवर्टीजमेंट का, वो सारा थोड़े से ही टाइम में इनकर हो जाता है, और वो फिर उसकी काफ़ी ज़्यादा सेल बढ़ जाती है और अच्छा खासा उसको प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग कॉस्ट का ये इसका फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब यहाँ पर क्या है, देखो, परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा है डिमांड कर्व होता है ऐसा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है ऐसा, और सॉरी ये मोनोपोली, ये परफेक्ट कंपटीशन है, ये है मोनोपोली, और ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये थोड़ा सा स्टीपर है, इधर की तरफ है वाई एक्सिस की तरफ, ये थोड़ा सा फ्लैटर है यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है, हालांकि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर अगर हम मोनोपोली के डिमांड कर्व से कंपेयर करें तो थोड़ा सा फ्लैटर होता है। अब इसका क्या रीज़न है, अभी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो अभी फिर मैंने बताया था कि जो डिमांड कर्व है वो काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होता है, और जब इलास्टिक होता है तो जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होता जाता है। जैसे कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये थोड़ा सा कम इलास्टिक है तो थोड़ा सा नीचे झुक गया, और ये बहुत ही कम इलास्टिक है तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डिमांड कर्व इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक, यहाँ पे लेस इलास्टिक होता है, ठीक है। यहाँ पे मोर इलास्टिक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक।
तो इसका होता है डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या कि अगर जो प्रोड्यूसर है उसको अपना क्वांटिटी बढ़ानी है, अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, तो उसको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। प्राइस थोड़ा सा कम करने पर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम इसी केस में देखें तो अगर हमने इतना प्राइस कम किया तो क्वांटिटी थोड़ी ही इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी पर थोड़ी इंक्रीज़ होगी, पर यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है, तो यानी कि हाईली इलास्टिक है। नेक्स्ट आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन नाम से समझ आ रहा है कि जब हम कंपटीशन कर रहे हैं ना तो हम नॉन प्राइस कर रहे हैं, मतलब प्राइस के बेसिस पर नहीं कर रहे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, यूजुअली फर्म्स अवॉइड करती हैं गेटिंग इनटू प्राइस वॉर। प्राइस वॉर क्या होता है, सबसे पहले प्राइस वॉर समझ लो। प्राइस वॉर या प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि फर्म्स यूजुअली कम्पीट कर रही हैं एक दूसरे से अपना प्राइस कम करके। मतलब मान लो दो फर्म्स हैं, एक का प्राइस है, एक ने, दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट वो कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। लेट अस सपोज ये मार्कर, एक ने प्राइस रख रखा है 60, एक ने, पहले दूसरी ने भी रख रखा है 60, ठीक है। अब ये वाली सोचेगी यार मैं थोड़ी सी अपनी सेल बढ़ा लूँ, तो इसने क्या किया, प्राइस कर दिया कम। अब ये सोचेगी कि मैं भी और कम करूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ, मेरे को भी सेल बढ़ानी है, मैं भी और कम करूँ, तो इसने कर लिया 50, फिर इसने कर लिया और 48, इसने और कर लिया भाई 42, ऐसे कर करके ये प्राइस कंपटीशन कहलाता है, प्राइस वॉर कहलाता है, जहाँ पर प्राइस को कम कर करके दोनों ही फर्म्स कम्पीट करती हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, यानी कि, है ना। पर यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस वॉर नहीं होता, यहाँ पर नॉन प्राइस वॉर होता है। नॉन प्राइस वॉर क्या है, नॉन प्राइस मतलब प्राइस से कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाती। अगर प्राइस 60 रुपये है किसी भी चीज़ का तो वो 60 रुपये ही रहेगा। तो भाई फिर कंपटीशन होगा कैसे, किस बेसिस पे करेंगे, जब हम प्राइस कम करके नहीं कर रहे हैं। तो हम कंपटीशन करते हैं एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे, पब्लिसिटी के बेसिस पे। यानी कि मैं कोई फर्म हूँ और मेरी जैसी एक और फर्म है जो मार्कर प्रोड्यूस करती है, तो हम दोनों में से अगर किसी को, मान लो मुझे सेल बढ़ानी है, तो मैं प्राइस कम नहीं करूँगी और ना ही वो करेगी। मैं क्या करूँगी, अपनी सेल बढ़ाने के लिए मैं एडवर्टीजमेंट और अच्छे करूँगी, अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छा प्रमोशन करूँगी। तो यहाँ पे नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में, नॉन प्राइस वॉर में क्या होता है, फर्म्स यूजुअली क्या, फर्म्स अपना जो ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट की जो सेल है ना, वो कैसे बढ़ाती हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करती हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू। अब एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं, मान लो मैं किसी बहुत अच्छे सेलिब्रिटी को हायर कर लूँ कि भाई मेरे ब्रांड का आप प्रमोशन करो। अब जैसे कि ये आप देखते हो इतने सारे टोबैको आते हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और वो अजय देवगन, ठीक है। क्या है ये, टोबैको हैं, छोटी सी फर्म्स थी, पर अब इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। आप सोच रहे हो, जब से फिर सबसे पहले अजय देवगन सिर्फ उसका विमल पान मसाला का ऐड करता था, उसके बाद जब फिर शाहरुख खान भी आ गया, फिर अक्षय कुमार भी आ गया, तो इनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, प्राइस कम नहीं किया, प्राइस कम करके नहीं, भले ही 10 रुपये का एक पाउच आता था, मुझे नहीं पता कितने का भी आता हो, 10 का पाउच आता था, वो 10 का ही रखा, पर सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही इन्होंने अपनी सेल बढ़ा ली। तो ये होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। या फिर आप बहुत अच्छी क्या कहते हैं, क्या हो सकता है, या तो आप अच्छे सेलिब्रिटी को हायर कर लो, या फिर आप कोई इवेंट है, या फिर किसी स्कूल में, आपने देखा होगा अलग अलग स्कूल्स में भी कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए आते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, है कि नहीं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अपने प्रोडक्ट की आफ्टर सर्विसेज भी दे सकते हो। जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एसी, टीवी, तो इनकी क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। मतलब जब वो बिक जाता है तो उसके बाद 5 साल तक हम फ्री सर्विस देने आएंगे अगर कोई ख़राबी होती है, तो इससे ना सेल बढ़ती है, ठीक है। ये सारे तरीके होते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन के, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली की तरह नहीं होता कि भाई रेस्ट्रिक्शंस हैं कोई नहीं, यहाँ पर होता है परफेक्ट कंपटीशन की तरह कि भाई फ्रीडम है आपको एंट्री की और एग्जिट की। आप चाहे नई फर्म आ भी सकती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फर्म्स के साथ, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फर्म एग्जिट भी कर सकती है, कोई इशू नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई बाउंडेशंस, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हाँ, पर ये हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे मान लो मेरा ये मार्कर है डॉम्स, सॉरी ये वाला डॉम्स का नहीं है, ये वाला डॉम्स का मार्कर है मेरा, ठीक है। तो अब डॉम्स का ये जो मार्कर है, इसका मैंने पेटेंट राइट लिया हुआ है कि भाई डॉम्स का मार्कर कोई नहीं प्रोड्यूस करेगा। या फिर जैसे बाटा के शूज़ आते हैं, बाटा ब्रांड से, बाटा नाम से कोई शूज़ मतलब प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई नई फर्म नहीं खोलेगा, तो उसकी मोनोपोली है बाटा की। पर सिर्फ जूतों की मोनोपोली नहीं है कि बाटा ही जूते प्रोड्यूस करेगी, बाटा ब्रांड जो है ना उसकी मोनोपोली है, ठीक है, मोनोपोली उसकी है ब्रांड नेम की वजह से।
नेक्स्ट है लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब जैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कोई भी लैंड है, कोई मशीनरी है, मान लो कोई मशीन है, ठीक है। मेरा काम क्या है कि जैसे मेरी कोई फर्म है, मेरी फर्म मतलब मैं क्या प्रोड्यूस करती हूँ, मैं अलग अलग मशीन्स, बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स प्रोड्यूस करती हूँ जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में काम आती हैं बाकी फर्म्स के, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, अलग अलग मशीन्स प्रोड्यूस करना। ऐसे ही मेरी तरह और भी सारी फर्म्स होंगी जो बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो अब क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो थोड़ा सा मतलब परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है इसकी, ये इमोबाइल है थोड़ा सा, हम इसको इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ के जो लोग हैं, मेरे एरिया के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, अब इतनी हैवी मशीन को लेने कहीं दूर तो जाएंगे नहीं, अगर वो सस्ती मिल रही होगी तो वो क्या सोचेंगे कि भाई यहीं से ले लो, इतना पैसा उसमें खर्च होगा आने जाने में, इतना तो फिर यहीं दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, मैं अपने मन का प्राइस रख सकती हूँ और परफेक्ट मोबिलिटी की वजह से, परफेक्ट मोबिलिटी की लैक से, उसकी कमी से मैं क्या करूँगी, अपना मन चाहा प्राइस रख सकती हूँ और मेरी मोनोपोली हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ परफेक्ट कंपटीशन तो चल ही रहा है, मतलब बहुत सारी फर्म्स भी हैं, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। तो लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी की वजह से मैं अपना यहाँ पे मोनोपोली पावर, जो मेरे पास पार्शियल मोनोपोली पावर है, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। और लास्ट है आपका लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज की कमी से क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैंने क्या किया कि और किसी प्रोडक्ट के जैसा ही कोई, मान लो जैसे कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट के जैसा ही मैंने एक नया अपना टूथपेस्ट बना लिया है और मैंने बोल दिया कि भाई मेरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा अच्छी चीज़ें हैं इन कंपैरिजन टू कोलगेट। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अच्छा खासा एक अपना नया ब्रांड बना लिया, सब कुछ बढ़िया। पर कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं है कि मैं क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ कर रही हूँ, क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर रही हूँ। वो रॉ मटेरियल हम, क्योंकि टूथपेस्ट हम अपने मुंह के अंदर करते हैं, तो वो हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा है भी कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को नहीं पता होती। इससे क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो कई बार जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पूरी नॉलेज आपके सामने नहीं रखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते कि वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से कंज्यूमर का नुकसान होता है, या तो उसको कोई फिजिकल डैमेज भी हो सकता है और साथ ही साथ कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता ही है। और अगर मान लो मैंने कोई बेकार सा लोअर क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज़ किया है और पर मैंने ना क्या किया, अपनी ब्रांड लॉयल्टी बहुत अच्छी बना ली है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ से प्रमोशन करवा के, तो मेरा फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होगा, मेरी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पर इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हैं वो तो एक्सप्लॉइट होंगी ना, उन्हें तो लोअर क्वालिटी का सामान मिल रहा है और मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज की वजह से कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये थे सारे फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। तो एक बार अगर हम इनका ग्राफ देखें, डिमांड कर्व यहाँ पर कैसे बन सकता है, ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन। तो ये तो हो गया आपका, देखो परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर। और ये हो जाता है आपका यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ये हो जाता है आपका मोनोपोली। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये है परफेक्टली इलास्टिक, ये है आपका हाईली इलास्टिक, और ये है लेस इलास्टिक, ठीक है, लेस इलास्टिक, हाईली इलास्टिक और ये परफेक्टली इलास्टिक, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ओलिगोपोली। 4 फॉर्म्स बताए थे ना, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली आज पढ़ लिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी पढ़ लिया आज हमने। नेक्स्ट अब लास्ट आपका बचा है ओलिगोपोली, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।